तो ओमनिशिएंट ट्रेडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोक्सा जाता है मिनजीवन के पास, जो बाल बाल निर्वाणा के कंट्रोल से बाहर तो आई थी, बट उसकी हालात अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। और डोक्सा आकर उससे पूछता है कि क्या मिनजीवन को पता था कि जंग हेवन इस वक्त कहाँ पर है, बट वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जो देखता डोक्सा जान जाता है कि इसे होश में आने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए फिर वो यो जंग को उसकी रक्षा करने के लिए कहता है, जिस अजीब बात का मतलब 2 मिनट बाद साफ हो जाता है, क्योंकि डोक्सा यहाँ पर एक कोने में आकर बैठता अपने कॉन्शियसनेस से फोकस करने लगता है और धीरे धीरे कर नींद में जाने लगता है। और क्योंकि डोक्सा ने ये चीज अभी कुछ टाइम की थी, तो अब उसे धीरे धीरे कर इसकी आदत बढ़ रही थी। और यहाँ पर फिर वो किसी व्यक्ति की आवाज ढूंढने की कोशिश करता है, वो आवाज जो उसे तलाश रही हो, क्योंकि अगर उसके बारे में कोई सोचेगा तभी तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएगा। पर डोक्सा महसूस करता है कि वो उसके बारे में नहीं सोच रही थी, जिससे परेशान हुआ वो कहता है, मैंने उसे कहा भी था सबसे पहले मेरे बारे में सोचने के लिए, अगर हम कभी भी अलग होते हैं तो कहीं सच में कोई ज्यादा बुरा हादसा तो नहीं हो गया। कि तभी डोक्सा को एक आवाज लगातार सुनाई देने लगती है, जो बार बार जो उसके नाम को रिपीट की जा रही थी, डोक्सा 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 डोक्सा। और वैसा ही अपने कॉन्शियसनेस है उस आवाज का पीछा कर डोक्सा उस व्यक्ति की तरफ से थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट देख पाता है। और वो अपने आप को पाता है एक तबाह हो रखी सिटी में, जो हर जगह आग की लपटों में चल रही थी। और हर तरफ उस आग को देखता हुआ डोक्सा जान जाता है कि इस बात में कोई भी डाउट नहीं था कि ये जंग ह्यूमन की ही हेल्पलाइन ब्लिस थी। बट कम से कम उसे इस बात की खुशी होती है कि शुक्र है कि वो कम से कम अभी जिंदा तो थी ना। पर एक चीज वो और नोटिस करता है कि ये जंग ह्यूमन का व्यू पॉइंट तो नहीं था। और फिर वो अपनी नजरों से थोड़ा दूर ही देखता है, उसके सामने जंग ह्यूमन मौजूद थे, जो सीधे ढंग से नहीं खड़ी थे। और उसके माथे की तरफ हम देखते हैं एक लोटस का साइन। और फिर हम उसकी पूरी स्टेट को देखते हैं तो जंग ह्यूमन कहीं से भी अपने कॉन्शियसनेस में नहीं लग रही थी। उसकी आंखें उस आग लपटों को देखती अंगार से जल रही थी, यानी हाँ, निर्वाणा ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। जो देखता डोक्सा कहता है कि यो जंग तक बेस के बीच में फंस गया था, तो बेशक निर्वाणा जंग हेवन को तो फंसा ही लेता। बट फिर डोक्सा देखने लगता है कि आखिर अगर ये जंग हेवन नहीं थे तो आखिर उससे बार बार याद कौन कर रहा था। और तभी डोक्सा के ही पीछे खड़ा एक व्यक्ति जंग हेवन को देखता एकदम निराशा से उसके नाम को ही पुकार रहा था, जंग हेवन। एंड जी हाँ, वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ली हियन सुंग था, जो इन आग के लपटों के बीच में सीधा जंग हेवन के सामने खड़ा था और इस तबाही को देख रहा था जो उसने मचाई थी। और तभी जंग हेवन एकदम बबलाई हुई बहुत ही खतरनाक तेज हमले करना शुरू कर देती है, जिसके बाहर सभी बिल्डिंग्स को गाड़ते उन्हें राख में चलाने के लिए काफी थे। और उसकी ताकत एकदम बेकार थी और उसे वापस होश में लाना चाहता। हियन बार बार उसके नाम को पुकारता उसे रुकने के लिए कह रहा था। और उसके पर्सपेक्टिव में ही साथ ही मौजूद डोक्सा इस जगह की लोकेशन को देखता हुआ जान जाता है कि ये जगह ऐसी है जहाँ पर ये अपनी बॉडी में उनकी मदद करने के लिए यहाँ तक टाइम तक नहीं पहुँच सकता। और अगर ऐसा रहा तो ये भोला बेवकूफ हियन जंग हेवन दोबारा यहीं पर मारा जाएगा, जो निर्वाणा के थॉट इन्फेक्शन स्किल की वजह से बबला चुकी थी। और डोक्सा यहाँ पर एक तो परेशान था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। और यहाँ पर जंग हेवन, जिसने हियन का प्रोसेस नोटिस कर लिया था, एकदम गुस्से में उसकी तरफ ही घूरने लगती है। और तभी डोक्सा की जाग खुलती है और उसका चेहरा एकदम धड़ से बढ़ता उठता है, क्योंकि यो जंग ने सीधा उसके पेट में एक जोर का मुक्का दे मारा था। और चिड़ा यो जंग उससे पूछता है कि आखिर डोक्सा कितनी देर तक सोना चाहता था, जिसपे यहाँ डोक्सा अपने शरीर को पूरा संभालने की कोशिश करता है, मन में गुस्से से सोचता हुआ, यह हरामखोर ने अभी अभी मुझे मार कर जगाया, एक मिनट, मुझे मार कर जगाया, हाँ यही तो था। और ऐसा एक्सप्रेशन डोक्सा के लिए से बना था क्योंकि उसे उन दोनों को बचाने के लिए एक तरीका सोच चुका था। और फिर वो यो जंग को देखता कहता है, यो जंग, मुझे इस बार बहुत ही ज्यादा जोर से मारो, नहीं इतना काफी नहीं होगा, मुझे अभी के अभी जान से मार डालो। और खैर यो जंग आगे क्या करता है बाद में जानते हैं। और फिर हम जानते हैं थोड़ी सी ली हियन की कहानी का। सभी की जिंदगी में लोगों के पास कुछ ही शब्द होते हैं जो होमवर्क कंसिडर किए जाते हैं, और ली हियन के पास भी कुछ ऐसा था। एग्जाम्पल के लिए जब वो कॉलेज स्टूडेंट बना ही था, वो शब्द जो उसने सबसे ज्यादा सुने थे अपने लिबरल आर्ट्स लेक्चर में बहुत ही टीचर द्वारा किए गए, सभी का सभी एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हें क्रिएटिव बनना सीखना होगा और कभी बक्से के बाहर भी सोचकर मुश्किल का हल निकालना होगा और उस चीज की तलाश करनी होगी जो तुम असल में अपनी जिंदगी में करना चाहते हो। जो लेक्चर की बातें सुनता हियन भी सोचता था कि आखिर ऐसा वो कैसे करेगा। और फिर एक एग्जीक्यूटिव ने उसे सलाह दी थी कि हियन मिलिट्री के लिए एकदम नेचुरल था, और अगर उस पल वो उसकी ना सुनता तो आखिर उसकी जिंदगी कैसे होती किसे पता। हियन जिसके लिए सोसाइटी डिफिकल्ट और लोग कंफ्यूजिंग थे, आर्मी उसके लिए एक कंफर्टेबल जगह थी। और उसके आर्मी में कामयाब होने के बाद एग्जीक्यूटिव ने कंग्रेचुलेट करते उसे कहा, लेफ्टिनेंट ली, अगर तुम मुश्किल सिचुएशन में कभी भी कंफ्यूज होता हो तो बस वो करो जो मैनुअल में लिखा गया है, कम से कम इस तरह लोग तुम्हें जिम्मेदार तो नहीं ठहराएंगे। और आज जिस सिचुएशन में इस प्रेजेंट के मौके में फंस रखा था, उसे निकलने के लिए तो उसके पास कोई मैनुअल तक भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि जंग हेवन सीधा
उसे मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ती आ रही थी। जिसे देखता ह्यूनसुंग सोच रहा था क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा। और आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो उस आग से जलकर राख हो रहे थे और अपने मन ही मन ह्यूनसुंग डोक्सा को याद करता सोच रहा था कि आखिर उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और बस डोक्सा उसे इस बात का जवाब दे दे तो ही वो कुछ सोच पाएगा कि तभी ह्यूनसुंग को डोक्सा की आवाज आती है जो उसके नाम को पुकारते उसे बुलाता है। उससे पहले वहां से एक बैन लगता है। डोक्सा फिर से उसे पुकारता है और उसे बताता है कि वो कंफ्यूज वगैरह बाद में हो जाएंगे, पहले उन्हें फटाफट ही वो से बचकर भागना था और साथ में सोचना था कि आगे क्या करना है। और ह्यूनसुंग भागता है और जंग हेवन पीछे पीछे और वो एक बहुत ही खतरनाक स्लैश मारती है जिससे फिर से बिल्डिंग्स के बीच में धमाका होता है। पर उस मौके का फायदा उठाकर ह्यूनसुंग एक जगह के पीछे आकर छुप जाता है और डोक्सा से बताता है कि इस सिचुएशन में उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, पहला था जंग हेवन को मारना, दूसरा यहाँ से बस ऐसे ही भागते रहना। जो बात सुनने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस में ह्यूनसुंग बताता है कि फिर हमेशा की तरह वो चूज करता है थर्ड ऑप्शन को, क्योंकि वो जानता था कि डोक्सा हमेशा एक कमाल का बैकअप प्लान रखता है कि उसे पुकारता डोक्सा साफ करता कहता है ले ह्यूनसुंग इस बार तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो जो करना है वो इन दोनों के बीच में सही होगा। जो सुन ह्यूनसुंग की घबराहट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अपनी सीरियस बात सुनने के बाद तो ह्यूनसुंग एकदम सोचो में जा चुका था कि यहाँ पर डोक्सा की इमेज जिसे बेशक ह्यूनसुंग देख नहीं पा रहा था, वो डोक्सा अपने मन में सोच रहा था कि बेशक यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन था पर वो अभी उसके बारे में ह्यूनसुंग को नहीं बता सकता और उसे उसके लिए सही मौके का वेट करना होगा। पर मुश्किल की बात यह थी कि इन सभी ओपोनेंट के बीच में से ह्यूनसुंग के दुश्मन को जंग हेवन को ही बना था जो कि हेल्थलेस ब्लेज का इस्तेमाल कर रहे थे और ये मैचअप ह्यूनसुंग के लिए बहुत ही बुरा था। वेल फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था अगर जंग हेवन के इस मॉड के सामने कोई और भी होता तो, और वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि चाहे ह्यूनसुंग उसे मारता है या फिर नहीं मारता, क्योंकि इतने टाइम में जंग हेवन इस बरसक मॉड में अपना पूरा माना खत्म करने के बाद खुद ही मारी जाएगी और यही इस गंदे निर्वाणा का सिनारियो था। और तभी साइड से ह्यूनसुंग चिल्लाता कहता है आखिर आप हमेशा से कैसे हो, मुझे जंग हेवन को मारने के लिए कह रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ ये एडवाइस देने के लिए आए थे। और उसे देखता डोक्सा भी कहता है कि जंग हेवन द जज ऑफ इविल काफी ताकतवर है। और डोक्सा को इस बात का पहले तो अंदाजा नहीं था जब उसकी साथी थी, पर अब उसके दुश्मन बनने के बाद ये बात साफ जाहिर हो रही थी। अगर वो आवर ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल नहीं भी करती, वो एक पोसेसर थी डेमन स्लेइंग की और उसके पास साथ में हेल्थफ्लेम ब्लेज थे, यानी ये बात तो पक्की थी। जितने भी साथी डोक्सा ने अभी तक इकट्ठे किए थे, जंग हेवन एक्चुअली में सबसे ताकतवर थी। इवन तो कहानी के मुताबिक उसका जिंदा होना बनता भी नहीं था और उसकी फ्लेम उनकी तरफ आ ही रही थी कि ह्यूनसुंग डोक्सा की बात मानकर वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, बट उसका शरीर उसे ये करने से रोक रहा था और वो वापस से मुड़कर उस आ रही हेल्थफ्लेम ब्लेज के सामने खड़ा हो जाता है और बताता है कि वो इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए अपनी स्किल का इस्तेमाल कर वो अपने हाथों को स्टील में बदल लेता है और उस आ रहे खतरनाक हेल्थफ्लेम ब्लेज को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही चिल्लाता हुआ जंग हेवन को जागने को कहता है। पीछे मौजूद डोक्सा ह्यूनसुंग को बता रहा था ली ह्यूनसुंग ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ से भागते हो तो कम से कम तुम दोनों में से एक जिंदा बचेगा, अगर तुम यहाँ से भागते भी हो तो तुम्हें जिम्मेदार कोई भी नहीं ठहराएगा। जिस पे चिल्लाता ह्यूनसुंग कहता है कि नहीं वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता और ह्यूनसुंग के यहाँ पर हाथ पिघलने लगता है क्योंकि उसने अपने हाथों को स्टील में बना रखा था। वो उससे लगातार बहुत ही खतरनाक हीट से पिघलना शुरू हो चुके थे और उसका शरीर जलकर पूरा तपने लगा था और वो चिल्लाता कहता है कि वो कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता, चाहे यहाँ पर चीजों का अंत सही भी ना हो तो भी, अगर वो यहाँ पर मारा भी जाए फिर भी वो यहाँ पर जंग हेवन को ऐसी हालातों में नहीं छोड़ सकता। और डोक्सा ह्यूनसुंग का ये रूप देखकर खुश होकर मुस्कुराने लगता है और बताता है कि ह्यूनसुंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि एक्चुअली में यही तो उनका थर्ड ऑप्शन था। जो बात सुनकर ह्यूनसुंग एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि आखिर डोक्सा का क्या ही मतलब था कि उनका थर्ड ऑप्शन था। यहाँ डोक्सा सोच रहा था कि थर्ड ऑप्शन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे भी ह्यूनसुंग को बताकर इस्तेमाल करवा सकता था, ये एक ऐसी चीज थी जो ह्यूनसुंग को खुद से डिसाइड करनी थी। पर डोक्सा एग्जैक्टली श्योर तो नहीं रहा कि ये तरीका एग्जैक्ट काम भी कर पाएगा या फिर नहीं, पर उसके बावजूद भी उसने ये रास्ता इसलिए चूज किया क्योंकि डोक्सा ने एक बात को डिस्कवर किया था कि ली ह्यूनसुंग के दिमाग में जिन पल भी वो जंग हेवन को देखता था एक अलग ही ख्याल और फीलिंग्स थे। जंग हेवन को देखने के बाद ह्यूनसुंग काफी अच्छा महसूस करता था, शायद वो अफेक्शन या फिर प्यार की एक हल्की फीलिंग्स थी और वही औरत जो हमेशा खुश रहती थी आज इतने ज्यादा डरावने रूप में थी जैसे ह्यूनसुंग खुद से बचाना चाहता था। और अब डोक्सा की ये बात सुनकर ये थर्ड ऑप्शन एक्चुअली में यही था। ह्यूनसुंग उसका शुक्रिया करता है जिस पर डोक्सा भी बताता है ह्यूनसुंग तुम्हें अभी शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें अब यहाँ से शुरू होती है। मास्टर ऑफ स्टेट स्टार स्ट्रीम में मौजूद सबसे दृढ़ सुप्रीम, तुम्हें नहीं लगता कि टाइम आ चुका है कि अब तुम भी इस चीज का जवाब दो। और डोक्सा की इन बातों को वो कॉन्स्टलेशन भी साफ साफ सुन रहा था और डोक्सा कहता है कि मास्टर ऑफ स्टील को अपने इनकार्नेशन को एक चांस देना चाहिए और वो उसे बताता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का डर होगा कि उसे प्लॉसिबिलिटी को सहना पड़ेगा, पर आखिर तुम कब तक अपने आसपास के नेबुला से बच कर रहोगे? क्या
क्या तुम सिर्फ दिन में सपने देखने वाले हो? सिनेरियो के अंत तक। और मास्टर ऑफ स्टील एक्चुअली में ह्यूनसुंग की हिम्मत की दाद देता था, बट फिर भी वो डॉक्टर को बताता है कि उन चीजों का टाइम अभी नहीं आया था और उसे लगता था कि उसका इनकारनेशन ली ह्यूनसुंग अब के टाइम में उसके फेबल को नहीं संभाल पाएगा। जिस पे डॉक्टर उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसका बोझ ह्यूनसुंग के साथ साथ वो भी संभालेगा। ये बात सुनने के बाद मास्टर ऑफ स्टील थोड़ा सोचता है और अपने सर को झुका देता है और कैरेक्टर ली ह्यूनसुंग तैयार होने लगता है अपने एट्रीब्यूट के एवोल्यूशन के लिए। और एक फेबल की जरूरत थी इस एट्रीब्यूट में इवॉल्व होने के लिए जो काम कॉन्स्टलेशन मास्टर ऑफ स्टील कर रहा था। तभी सराउंडिंग का एरिया एकदम चमकने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि फेबल प्रूफ ऑफ स्टील शुरू हो चुका था। और तभी यहाँ पर ह्यूनसुंग का शरीर एकदम ही स्टील में तब्दील होने लगता है और जहाँ जहाँ से उसके हाथ पिघल गए थे वो स्टील वहाँ तक फैलकर उसे भी कवर करने लगती है। और अंततः नोटिफिकेशन आता है कि द कैरेक्टर ली ह्यूनसुंग ने अपना स्टिग्मा स्टील ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ह्यूनसुंग का चेहरा हम देख पाते हैं कि वो कितना ज्यादा बैडस लग रहा था और थोड़ी थोड़ी आयरन मैन की याद दिला रहा था। और एक्चुअली में नॉवल में यू जियांग ने ये सवाल यो जंगयुक से भी पूछा था कि आखिर ली ह्यूनसुंग को एम्पायर ऑफ स्टील स्वॉर्ड क्यों कहा जाता था, जबकि वो कोई तलवार का इस्तेमाल नहीं करता था। जिसपे यो जंगयुक ने रिप्लाई देते बताया था कि ली ह्यूनसुंग को तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान अपने आप में ही एक तलवार है और यही उसका स्टील ट्रांसफॉर्मेशन रूप कहलाया जाता था। भले ही चाहे इस वक्त उसका सिर्फ फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट हुआ था, ये कोई आम ताकत बिल्कुल नहीं थी। और अब एकदम स्टील में बदलने के बाद हैरानता ह्यूनसुंग भी कहता है कि वो बिल्कुल जिंदा था, पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि ये स्टील ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह कंप्लीटेड नहीं हुआ था। और एक्चुअली में जो सभी स्पॉन्सर्स होते हैं वो अपने अपने इनकारनेशंस को कभी न कभी स्टिग्मा प्रोवाइड करते हैं। कोई स्टिग्मा गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, पर वहाँ उल्टे कुछ ऐसे स्टिग्मा भी होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक डिफिकल्ट कंडीशन से गुजरना होगा। और नोटिफिकेशन आ जाता है कि फर्स्ट प्रूफ ऑफ स्टील चालू हो चुका था और वहाँ लिखा था कि असली स्टील पैदा होती है 10,000 क्वेंचेस के बाद। और ये क्वेंचिंग वो मेथड होता था जब स्टील को पक्का करने के लिए उसे काफी बार जलाने के बाद ठंडा किया जाता था उसे मजबूत करने के लिए। यहाँ पर उनकी सिचुएशन जैसी थी वहाँ से ली ह्यूनसुंग भी तुक्का लगा पाता है कि उसे यहाँ पर क्या करना था। और डॉक्टर भी उसे कहता है कि चाहे जो हो जाए यहाँ पर ह्यूनसुंग को जागे रहना है। और तभी जंग गिवन एक तेज आग से भरा वार उसकी तरफ करती है जो ह्यूनसुंग के ऊपर पूरी तरफ फैल जाता है और उसे हर तरफ जलाने की कोशिश करता है। और सभी कॉन्स्टलेशन इस सिनेरियो को काफी ध्यान से देख रहे थे, खासकर जज ऑफ फायर जो कि काफी घबराए थे। और यहाँ पर जंग गिवन रुकते नहीं, वो अपने इस ब्लेसिंग फ्लेम को और भी गर्म और खतरनाक कर अपने हमलों को और भी ताकतवर करती है। यहाँ पर आग का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था कि स्टील से बना ह्यूनसुंग गर्मी की वजह से पूरा लाल होकर चमकने लगा था। नोटिफिकेशन आता है कि क्विंचिंग अब चालू हो चुकी थी। और यहाँ पर इस फेबल का मेन पॉइंट था ऐसी हीट को सहना जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू को पार करती हो जब तक वो एक कंप्लीट स्टील की बॉडी ना पा पाए। और ह्यूनसुंग वैसे ही धीरे धीरे कर आगे बढ़ता जा रहा था, पर आ रही जो आग की लपटें थे उनकी गर्माहट भी उतनी ही ज्यादा छुपती जा रही थी। तभी डोग्जा अपने ओमनिशेंट रिटर्न व्यू पॉइंट की वजह से जंग गिवन के थॉट को सुन पा रहा था, जो कि बस एक ही तरह से चिल्ला रहे थे, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकते, सभी को मरना होगा, सभी इंसानों को मुझे भी मरना होगा। और उसके चेहरे से ही हम देख पाते हैं कि जबकि उसके शरीर में कंट्रोल तक नहीं था, उसके आंसू और इमोशन एकदम बह रहे थे, क्योंकि जंग गिवन थॉट इन्फेक्शन से अफेक्टेड थी। और इस वक्त वो ऐसे स्टेज पर थी जहाँ पर वो अपनी रैशनैलिटी खो देगी। और यहाँ पर जंग गिवन का ट्रॉमा वापस से जाग रहा था। डोग्जा भी निर्वाणा पे गुस्सा था जिसने हीवन के दिमाग की इतनी बुरी हालत कर दी थी। और ये सारा ट्रॉमा जंग गिवन गेमो स्टेशन से कैरी कराई थी कि तभी साइड में ह्यूनसुंग भी पूछता है कि क्या ये बातें उन्हें हीवन के दिमाग से सुनी जा रही थी, जिस पे हैरान था। डोग्जा भी कहता है कि क्या ये आवाज है, अब ह्यूनसुंग भी सुन पा रहा था, जिस पे हाँ करता वो बताता है कि क्या ये भी डोग्जा की कोई एबिलिटी थी, जिस पे हाँ करता वो बताता है कि ये उसी की स्किल थे। और शायद ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डोग्जा भी फर्स्ट पर्सन इमर्स हुआ रखा था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है अभी तक इस बात को छुपाने के लिए। जिस पे ह्यूनसुंग कहता है ये बात सच में काफी शर्म वाली है कि अब मेरा दिमाग भी बढ़ रहा था कि यहाँ पर जंग गिवन अपने खतरनाक अटैक को तैयार करने के बाद सीधा उनकी तरफ दे मारते हैं। डोग्जा बताता है कि उन्हें किसी तरह से हीवन को जकड़ना पड़ेगा, जिस पे ह्यूनसुंग बताता है कि इस रास्ते से तो हीवन को भी चोट लग सकती है, जिस पे हाँ करता वो कहता है कि उसे दर्द तो होगा सिर्फ उसके दिल में। और जैसा कि डोग्जा ने सोचा था, एकदम मरने की हालात पे आने के बावजूद भी वो अपने से अलावा इस वक्त भी जंग गिवन का ज्यादा सोच रहा था। और उनके पास जो भी ऑप्शन थे, पहला था निर्वाणा को खत्म कर डालना या जंग गिवन के ट्रॉमा को ठीक करना। और पहला तो इस वक्त बेशक नामुमकिन था और दूसरा फिर भी अभी रीजनेबल था, पर करना कैसे था नहीं पता। और डोग्जा और ह्यूनसुंग आपस में सर हिलाते हैं क्योंकि अब बारी थी उस चीज को ट्राई करने की। ह्यूनसुंग अब अपने फुल आर्मर मोड में आ जाता है, उसकी बॉडी और भी मजबूत स्टील
स्टील में तब्दील हो जाती है। वो आयरन मैन के थोड़ा सा आर्मर की तरह था बट मोर ड्यूरेबल वर्जन। और वो तेज से भागता भागता उस लावा जैसी गर्मी को सहता है और आवाज देता कहता है, हे वॉन, हम तुम्हें बचाएंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यहाँ पर तुम्हें बचाएंगे। मैं तुम्हें नहीं कुछ होने नहीं दूंगा ही वॉन। और ये कहते कहते उसके शब्द कांप रहे थे, उसकी स्टील बॉडी भी जलकर राख हो रहे थे, वो पिघलना शुरू हो चुका था और हीवोन एक तरह बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसका गुस्सा उसकी आंख की लपटों की तरफ फटकर सभी का सभी ह्यूनसुंग को सहना पड़ा था। ह्यूनसुंग की लातें कांप रही थी और विल पावर खत्म हो रही थी और नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि कैरेक्टर ली ह्यूनसुंग की मेंटल स्टेट उसकी लिमिट पर आ चुकी थी और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, जैसे अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये नजारा देखकर उसका स्पॉन्सर कॉन्स्टेलेशन मास्टर ऑफ द भी एकदम तरस से अपने इनकार्नेशन को देख रहा था। तभी डोग्स अपना हाथ ह्यूनसुंग के कंधे पर रखता बताता है कि थोड़ी देर के लिए इस चीज को वो संभालेगा। और वैसे ही फिर वो ह्यूनसुंग की बॉडी में कंट्रोल पा लेता है और उसकी बॉडी में आने के बाद ही वहाँ से खतरनाक किड की वजह से नोटिफिकेशन आता है कि उसकी एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल कांप रही थी। डोग्स अभी उठने की कोशिश करता देखता है कि ये दर्द तो सह पाने लायक भी नहीं थे, पर ली ह्यूनसुंग तब भी इसे सह रहा था और वो चिल्लाता है, जंगेवॉन, ऐसा चलता रहा तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। ली ह्यूनसुंग ऐसा ही मारा जाएगा, क्या तुम उसे ऐसा ही मार दोगे? और यहाँ पर सिर्फ 3 ही कदम आगे और बढ़ना था। डोग्स तड़फता 2 बढ़ जाता है, पर आगे का कदम रखना भी नामुमकिन के बराबर हो रहा था। ये तभी पीछे से ली ह्यूनसुंग डोग्सा को बताता है कि आगे का काम वो खुद से कर लेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ये काम उसे ही करना था। वैसे ही वो वापस बॉडी पे कंट्रोल पाता है और आगे का कदम बढ़ा देता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि विल ऑफ स्टील ने उसके लिए रिस्पॉन्स किया था। और वैसे ही ह्यूनसुंग जंगीवन की तलवार को पकड़ता छीनता उसी पल उसे गले लगा लेता है। और ये नजारा देखकर कॉन्स्टेलेशन डीमन लाइक जज ऑफ फायर एकदम घबराती उत्सुक हो चुकी थी कि आखिर यहाँ पर माहौल गर्म कैसे हो गया। I mean, सच में गर्म तो होगा ही, इतनी आग जो फैला दी है जंगीवन ने। खैर तभी वो स्टील एकदम हर एक सराउंडिंग को कंट्रोल लेने लगते हैं और जंगीवन एकदम गुस्से में चिल्ला तो रहे थे, पर वो स्टील अपने साथ उन दोनों को ही अपनी जकड़ में लेने लगती है। और वहाँ पर कुछ ही टाइम में वो एक क्रिस्टल जैसे बने स्टील जैसी चीज में दोनों ही साथ में कैद हो जाते हैं। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि फेबल फर्स्ट प्रूफ ऑफ स्टील कंप्लीट हो चुका था, यानी ली ह्यूनसुंग अपने काम में सक्सेसफुल रहा। और तभी थोड़े टाइम बाद स्टील टूटती है और अंदर हम परछावा देख पाते हैं उन दोनों का ही। और जंगीवन सांस लेते कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घुटन थी कि साथ में चिपका। ह्यूनसुंग बताता है, माफ करना, रुको, मैं भी छोड़ता हूँ तुम्हें। और वो वैसे कोशिश भी करता है, पर वो जगह इतनी टाइट थी कि वो आगे पीछे हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो जकड़े रहते हैं। कि तभी फिर वापस उसके सीने से लगते हैं। जंगीवन शांत होती ह्यूनसुंग को शुक्रिया करती है उससे वापस शांत करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए, उससे ट्रॉमा से आजाद होने में। कि फिर वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर ह्यूनसुंग के साथ कोई और भी था। यार फिर वो बात को छोड़कर वो फटाफट हिलती वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं था। और फिर ऊपर देखते वो जोर से चिल्लाती कहती है, किम डोग्सा, तुम अभी मुझे सुन सकते हो ना? तो ये अच्छे से जानो कि यो सांगा इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है। और एक तरफ यहाँ पर डोग्सा भी वापस अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है और अपनी आंखें खोलते ही उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसकी बॉडी वापस से जाग रही थी एक पावरफुल शॉक की वजह से। और डोग्सा महसूस करता कहता है कि कुछ तो अजीब बात है कि उसे रिवाइवल मैसेज नहीं दिख रहा था। और तभी वापस जागने के बाद वो सबसे पहले देखता है था यो जंग्युक का चेहरा, जिसका एक्सप्रेशन एकदम सड़ा हुआ था, जैसे वो इरिटेट हुआ काफी टाइम से वहीं पर खड़ा हुआ था। जो देखता वो काफी घबरा जाता है और उस हलचल को देखकर यो जंग्युक उसे आवाज देता कहता है, डोग्सा, क्या तुम जाग चुके हो? कि डोग्सा यहाँ पर अपना मुंह बंद किया, अपने मन में सोच रहा था कि एक्चुअली मैं अच्छा यो जंग्युक ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसके सोलर प्लेक्सस पर एक कितनी जोर का मुक्का मारा था, जिससे वो मरने ही वाला था, जिससे वो परेशान था, क्योंकि हरामजादा उसे हमेशा मारने की धमकी देता था, पर जब जरूरत होती थी पूरी तरह से मारता नहीं था। और इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी। यो जंग्युक यहाँ पर फिर से किम डोग्सा को आवाज देता है, पर डोग्सा अभी भी नहीं उठता। कि यहाँ पर ओआरवी का स्टेज अभी भी एक्टिवेट होने की वजह से डोग्सा यो जंग्युक के थॉट्स को भी सुन पा रहा था, जो कि सोच रहा था क्या मुझे ऐसा शुरुआत से ही मार देना चाहिए था, क्योंकि हर एक चीज इसके वजह से बर्बाद हो चुकी है और पिछले रिग्रेशन से चीजें ऐसी बदल चुके हैं जिनके बारे में मुझे अंदाजा तक नहीं है, और वो इन्फॉर्मेशन जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ काफी कम हो चुके हैं। नहीं, मैं दुनिया को इस तरह से नहीं बचा सकता। वो बचा जो इस बार मैं सल्वेशन चर्च से हारा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले रिग्रेशन में टाइम रिडक्शन का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था। वहाँ पर पूरे 100 साल ट्रेन होना गलती थे। कि परेशान डोग्सा भी ये सुनता कह रहा था कि ये बहन का टका सिर्फ एक बार के हार गया, कि इससे अभी से रिग्रेशन का डिप्रेशन आना शुरू हो चुका था। यहाँ यो जंग कभी भी सोच रहा था कि वो हारा था क्योंकि उसकी मेंटल पावर परमानेंटली डैमेज हुई थी। अगर
ये बात नहीं थी तो शायद फिर एब्सोल्यूट ड्रोन को ना पाना गलती थी और इतने सारे फैक्टर्स के साथ तो शायद उसे रीस्टार्ट ही कर देना बेहतर होगा। डॉग जोर से चिल्लाता उठता है, मेरा इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है हराम का। और वैसे ही दर्द का सलाता डॉग्जा वापस उठता है और फिर योजुंगी को कहता है कि डॉग्जा ने उसे मारने को कहा था तो क्या उसने अपना वो काम कर लिया जो वो करना चाहता था। जिसपे फिर डॉग्जा उसे बातें बता देता है। जो सब कुछ जानने के बाद जुंगी पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिसपे बताता है कि उसने अभी तो नहीं सोचा पर सिचुएशन अभी काफी पॉजिटिव लग रही है। जिसपे फिर योजुंगी कहता है क्योंकि वो औरत योसांगा तुम्हारे लिए काफी जरूरी लगती है तो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है उसे ढूंढना होगा। क्या उसे भी साल्वेशन चर्च का लीडर ने पकड़ा है। जिसपे हाँ करता हुआ बताता है कि होपफुल सिचुएशन तो भी यही थी कि उससे पहले योजुंगी घोड़ चिड़ी बातें करता डॉग्जा के कंधों पर हाथ रखता उसे संभालता कहता है योजुंगी तुम जानते हो ना हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। हाँ, अचानक ये क्या बकवास कर रहा है। देखो मेरा मतलब है अगर मैं सही हूँ तो निर्वाणा योसांगा को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी है अगर वह निर्वाणा वही है जैसे मैं चाहता हूँ। जो सुनता योजुंगी हैरान हुआ पूछता है एक मिनट तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम रिग्रेसर्स के बारे में भी चाहते हो। पर डॉग्जा इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी बीच में आ जाती है मंजेवान, जिसकी टाइमिंग देखकर डॉग्जा भी खुश हो जाता है और एकदम हंसता हंसता उसका हाल पूछता कहता है वो तो ठीक है ना। जिसपे हाँ करती वो डॉग्जा का शुक्रिया क्या बताती है कि वो बाल बाल साल्वेशन चर्च की फॉलोवर बनती बच गई। जिसपे फिर डॉग्जा से कहता है कि उसे मंजीवन की मदद चाहिए थी उसके सभी पार्टी मेंबर्स को ढूंढने की जो कि इधर उधर बिखर चुके थे और उससे पहले वो बाकी साल्वेशन चर्च के मेंबर्स से मिले और अपने दिमाग को खराब करवा ले। उन्हें उन सभी को ढूंढना होगा। वैसे मंजीवन के आदमी फैल जाते हैं और एक एक करके सभी को ढूंढ लेते हैं। लीजिए छोटा गिलिया जिसके साथ यूसिंग थे और गोंग पिल्डू जगह पर कब्जा कर बैठा और थोड़े ही टाइम में वो सभी के सभी उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि बाकी लोग ज्यादा दूर नहीं थे कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो सुप्रीम किंग को उन्हें उसके अंडर रखने को कहते हैं यानी कि योजुंगी को। जिन्हें देखकर योजुंगी के दिमाग में फिर से वापस से रिग्रेशन के थॉट चलने लगे थे, इसलिए डॉग्जा फटाफट बीच में आता कहता है ओए सुप्रीम किंग अभी अच्छा मूड बनाई है चला जाओ चले जाओ। जिसपे बाकी लोग बातें करने लगते हैं कि अरे ये बंदा तो अगलीस्ट किंग था। और ये सुनते ही लीज ये जोर जोर कर दांत फैलाकर हंसने लगती है और गिलियन दिलासा देता है कि लोग से इस दुनिया में सब कुछ नहीं होती। पर यूजिंग बताती है कि नहीं डॉग्जा भी हैंडसम था। और यहाँ बाकी लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या अगलीस्ट किंग अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिसपे बाकी कहते हैं कि नहीं सारा काम पहले सुप्रीम किंग ने किया था, बस लास्ट में अगलीस्ट किंग ने डैमेज दिया था। खैर वो यहाँ पर ये बकवास बातें कर ही रहे थे कि तभी उन बिल्डिंग्स को दौड़ते हुए वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े वुल्फ जैसे देखते मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन्हें देखता योजुंगी तैयार होता कहता है कि एक रैंक 6 का लार्ज मॉन्स्टर टाइप था। जिसपे कंफ्यूज हुआ डॉग्जा कहता है कि आखिर एक 6 रैंक का मॉन्स्टर 7 सिनेरियो में क्या कर रहा था। जिसपे मंजीवन बीच में आती बताती है कि नहीं एक्चुअली मैं 7 सिनेरियो पहले से पार हो चुका था और डॉग्जा और उसकी टोली तब आई थी जब उनके रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो रहे थे और मेन इवेंट पहले से ही ऑलरेडी ओवर हो चुका था और साल्वेशन चर्च के लीडर को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिला था। जिसपे लीजिए कहती है कि फिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया और वैसे ही और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वहाँ पर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और डॉग्जा भी उनकी तरफ देखता कहता है कि रैंक 6 और उसके ऊपर के मॉन्स्टर पैक्स में हंटिंग नहीं करते तो आखिर उनके सामने ये चक्कर क्या था क्योंकि उनके सामने ये मॉन्स्टर झुंड में आ रहे थे। खैर योजुंगी फटाफट जाकर उन्हें काट देता है और डॉग्जा की बाकी टोली भी अपनी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर उन्हें आसानी से हरा रही थी कि एक तरफ से यहीं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स का झुंड आ जाता है और हर जगह पे तबाही मचाने लगते हैं। और डॉग्जा बाकी लोगों को रास्ता दिखा रहा था ताकि वो बच पाए। और यहाँ वो खुद से भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट थर्ड रिग्रेशन में नहीं आई थी, ना ही चौथे ना ही 5वें रिग्रेशन में, एक्चुअली में 10th रिग्रेशन तक भी नहीं। और नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टेलेशन सिक्योरिटी ब्लॉट है। डॉग्जा की डिडक्शन एबिलिटीज को देखना चाहता था और डॉग्जा के पूरे चेहरे की तरफ एक मॉन्स्टर टूटता पड़ता है पर वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुआ। बस ये चीज सोच रहा था कि आखिर वो किस जरूरी चीज को मिस कर रहा था। कि डॉग्जा सोच ध्यान से सोच कि आखिर ये सिनेरियो कब आया था। और वैसे ही उसके एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट की वजह से डॉग्जा की मैम भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और हर एक तरह की पॉसिबिलिटीज उसके सामने प्रकट होने लगती हैं। और तभी पूरे सिउल डोम में एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि सिउल डोम के इनकार्नेशन सभी के सभी इन मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हुए होंगे। और जैसा कि सभी ने गेस कर लिया होगा अगला सिनेरियो शुरू हो चुका था और वो लोग उन्हें थोड़ी ब्रेक देना चाहते थे पर शर्मनाक बात है कि ये वो नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं एकदम मस्त कपड़े डाला डोकाबे ब्रैकेट होता कहता है एक्चुअली में इस सिनेरियो के सुपरवाइजर्स हम डोकाबेस नहीं है बल्कि ये सिनेरियो खुद से ही चलता है। और फिर सभी की स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक नया सिनेरियो चालू हो चुका था जिसकी क्लियर कंडीशंस थी कि उन्हें आने वाले मॉन्स्टर्स से सर्वाइव करना था। और एक चीज उन्हें नोट करनी थी कि मॉन्स्टर्स की रैंक हर एक 4 घंटे के बाद बढ़ती जाएंगी और टाइम लिमिट अननोन थी, डिफिकल्टी एस रैंक, रिवॉर्ड्स अननोन और एक एडिशनल क्लियर कंडीशन भी थी जिसके एक एक करके 4-4 घंटे बाद हिंट मिलते जाएंगे। और फिर बटो को भी बताता है कि रैंक 6 सिर्फ शुरुआत थे, अब 4
घंटे के बाद रैंक 5 के मॉन्स्टर आएंगे, फिर 4 घंटे के बाद रैंक 4 के। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह सभी के सभी ताकतवर ही बहुत ज्यादा बन गए थे। डोग्स अभी सोचता कहता है कि यहाँ पर निर्वाणा के आने के साथ साथ यो जुंगक्यो और उसकी पार्टी भी ओरिजिनल टर्ड रिग्रेशन से काफी गुना ज्यादा ताकतवर बन गए थे। और ऐसी डेवलपमेंट नोवेल में एक बार आई थी शायद। और फिर फोटो भी कहता है, माय गॉड, किसने सोचा था कि कोरियन इनकार्नेशन इतने ताकतवर बन जाएंगे कि बैलेंस खराब हो जाएगा। ये सिनेरियो ऑटोमेटिकली आने के लिए रखा गया था। अगर इनकार्नेशन ज्यादा ताकतवर हो जाए तो, और इसे पार करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। और तभी उनके सामने क्लियर कंडीशंस प्रकट हो जाते हैं। पहले तो सियोल डॉम के आधे इनकार्नेशन मारे जाएंगे और इस वक्त जो नंबर मौजूद है वो थे 10,07,624। पर जब ये आधे हो जाएंगे तो ये सिनेरियो पार हो जाएगा। पर यहाँ पर फिर भी एक सेकंड कंडीशन भी थी, और वो थे जब सियोल डॉम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनकार्नेशन मारा जाएगा तब ये सिनेरियो पार हो जाएगा। जिससे बाकी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये होगा कौन और इसका पता कैसे चलेगा, और बिना जाने वो ये चीज करेंगे कैसे। जिस पे डोका भी बताता है कि ये बात तो वो उन्हें नहीं बता सकते वरना सब कुछ काफी बोरिंग हो जाएगा। पर अभी तक तो सबसे ताकतवर व्यक्ति को इस चीज के बारे में पहले से ही पता चल चुका होगा, इसीलिए सभी को ही पूरी मेहनत करनी थी ये जानने में कि इस वक्त पूरे सियोल डॉम में सबसे ताकतवर कौन था। और वैसे ही हमें दिखाया जाता है सीधा यो जुंगक्यो की तरफ, जो एकदम घूरता हुआ उससे डोका भी की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि हर बार की तरह वो हमेशा सबसे ताकतवर जो था। खैर ये कंफर्म नहीं है, डायलॉग मार रहा हूँ बस। और अब सभी लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट इनकार्नेशन इतने सारे लोगों के बीच में से होगा कौन और आगे वो बिना जाने करेंगे क्या। जिस पे वो डॉक्टर भी बताता है कि ऐसे तो चीजें थोड़ी बोरिंग हो जाएंगी, तो इसलिए वो उन सभी को एक हिंट प्रोवाइड करेगा। और तभी उनकी स्क्रीन में एक हिंट आता है कि इस वक्त सियोल डॉम में 10th नंबर में सबसे ताकतवर व्यक्ति मैरिटाइम एडमायरर ली जिये थे। जो देखते हैरान होते ली जिये चिल्लाते हैं कि क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो आखिर सिर्फ 10th नंबर पर कैसे हो सकते हैं, जो से 9 लोग ताकतवर और भी यहाँ पर मौजूद है। और फिर बार करने के बाद वो डोका भी वहाँ से चला जाता है। और अब बेशक सभी लोगों की नजरें यो जुंगक्यो के ऊपर जाकर गिर रही थी, और यहाँ बीच में खड़ा यो जुंगक्यो एकदम परेशान हुआ सोच रहा था, हाँ, सब कुछ है मेरे लिए इधर उधर हो चुका है। ये एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कोई भी तरीका नहीं सोच पा रहा सब पूरी सिचुएशन को ठीक करने का। लगता है यहाँ पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है ऐसा जिंदगी में रिग्रेस होने के अलावा। और उसकी सोच पड़ा परेशान हुआ डॉग कह रहा था, अबे ये बहन का टका ही बार बार एक ही डिप्रेसिंग बात करता जाएगा, लेकिन अगर ऐसा उसने किया तो मेरा क्या होगा अगर उसने रिक्वेस्ट कर दिया तो। और फिर थोड़ी टाइम बाद पहली वेव शुरू होकर खत्म हो जाती है और पूरी टोली मॉन्स्टर से लड़ने के बाद सांस लेती है। और लीची कहती है कि उन्हें फटाफट रेस्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि अगले ही 4 घंटे में अगली वेव शुरू हो जाएगी। और बुरी बात थी कि सिर्फ पहली वेव में 100 से 10 गुना लोग तो मारे गए थे। लोगों की फैमिली बिखरना शुरू हो चुकी थी और उनकी उम्मीदें टूटा। पर जो अभी बचाने की हालत में थे लीसी और जाकर उनकी मदद कर रही थी कि तभी वहाँ पर डोग्स आता है और यो जुंगक्यो को वास्तव बताता है कि उन दोनों को थोड़ी बात करने की जरूरत है। और फिर वो दोनों एक बिल्डिंग की इमारत के ऊपर चढ़ने लगते हैं और डोग्स अपनी कैरेक्टर लिस्ट स्किल को उस पर लगाता है। और क्योंकि यो जुंगक्यो की लिस्ट लंबी थी इसलिए वो उसे समरी में सेट करता है और उसकी बाकी इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ वो देख पाता है कि उसका स्पॉन्सर अभी भी अननोन ही था। जो देखता डोग्स अभी कह रहा था कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि ओरिजिनल वेव्स ऑफ सर्वाइवल में भी अंत तक भी रिवील नहीं हुआ था कि आखिर यो जुंगक्यो का स्पॉन्सर कौन था। और उसे लगा था कि शायद ये चीज एपिलॉग में रिवील हो जाएगी, पर बुरी किस्मत से वो उसका एपिलॉग बढ़ नहीं पाया था। पर ये स्टिल एक ऐसा कॉन्स्टलेशन था जो बाकी सभी कॉन्स्टलेशन से एकदम अलग था। एक ऐसा कॉन्स्टलेशन जिसके पास ताकत थी पूरे टाइम का ही चक्कर भी संभालने की। एक ऐसा कॉन्स्टलेशन जिसने यो जुंगक्यो को कोई भी और स्टिग्मा प्रोवाइड नहीं किया था रिग्रेशन के अलावा वेव्स ऑफ सर्वाइवल के अंत तक भी। और आखिर किस तरह का बीइंग वो कॉन्स्टलेशन हो सकता था। और फिर यो जुंगक्यो डोग्स से पूछता है कि क्या निर्वाणा को मारने का कोई तरीका था, जिस पे लंबी सांस लेता डोग्स उसे शांत होने को कहता बताता है, अरे भाई थोड़ी सांस तो ले ले, अभी शांत होकर इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करो। एक बार इस दुनिया को ध्यान से देखो तो सही, ये कितनी खूबसूरत है ना। पर आगे जाकर जब वो नीचे देखता है हर जगह लाशें खून मौजूद था, बिल्डिंग्स टूटी पड़ी थी, हर जगह पर तबाही हो रखी थी और सब कुछ खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं था। जो देखता वो कहता है, सच कह रहा हूँ ये जगह पहले बहुत खूबसूरत है। कि बीच में यो जुंगक्यो को सब बताता है कि ये सारी चीजें कभी न कभी मिट जाएंगी। पर डोग्स उससे कहता है कि इन चीजों की तो यो जुंगक्यो को रक्षा करनी है, जिसपे यो जुंगक्यो कहता है कि किम
डोक्सा इस चीज को नहीं समझ सकता, जिसपे उल्टा डोक्सा हाँ करता है कि वो चीजें समझ सकता है। यो जुंगक्योक का पर्पस था इस दुनिया के अंत को रोक पाना, और ये पर्पस पाने के लिए वो इस दुनिया को भी कभी भी छोड़ सकता था। और डोक्सा बताता है कि अगर वो बार बार ऐसे रिग्रेस होता रहा था, उसके लिए मौत का मतलब भी बेफालतू बन जाएगा, और अगर मौत में मतलब ना रहा तो ना ही उसकी जिंदगी में रहेगा। और उससे पहले यो जुंगक्योक फिर से बीच में बोलता कि डोक्सा उससे कहता है अपने आप को बेवकूफ ना बनाकर ये ना समझने में कि चीजें ठीक हो जाएंगी। आखिर वो बस उन्हें कुछ और बार रिपीट करेगा, क्योंकि क्या पता वो चीजों को अगले फोर्थ रिग्रेशन में ज्यादा बेहतर कर पाए, पर मे भी ऐसा ना भी हो। पर क्या यो जुंगक्योक भूल चुका था कि थिएटर डंजन में क्या हुआ था अगर डोक्सा वहाँ पर नहीं आता तो, जिसपे यो जुंगक्योक कहता है कि चीजें अगले रिग्रेशन में पक्का बेहतर ही जाएंगे, क्योंकि इस टर्न में बस काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी, पर अगली टर्न डेफिनेटली से बेहतर होगी। और यो जुंगक्योक का ये बिलीव कि अगली बारी में भी बेहतर हो, अगर वो पिछली टर्न की जानकारी लेकर वापस जाएगा, उसकी हर चीज बार बार पास में वापस चले जाना, क्योंकि चीजें बस थोड़ी सी बिगड़ गई थी और जिंदगी से हार मान लेना, इसे कहा जाता था रिग्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और डोक्सा से कहता है कि हाँ ये ऐसा यो जुंगक्योक कह रहा था, अगर वो 10-20 बार रिपीट करेगा भी चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, वो और भी सिनेरियो उसके बीच में आएगा और भी अच्छे से भविष्य को जान पाएगा। पर असली प्रॉब्लम ये थी, अगर ऐसा करते करते ही वो इस दुनिया को बचाएगा, जब वो टाइम आएगा क्या यो जुंगक्योक सच में कह पाएगा कि उसने इस दुनिया को बचा दिया है? और फिर वो साफ यो जुंगक्योक से कहता है तो एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में इस चीज के बारे में सोच पाओगे अगर तुम 100 या 200 बार लगातार रिपीट में ऐसा ही काम करता रहे? जिसपे यो जुंगक्योक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे इतनी बार कभी रिग्रेस करने की जरूरत पड़े। पर फिर जब वो मुड़कर डोक्सा से नजरें मिलाता है तो उसे काफी चीजें पता लग रही थी, कि जैसे डोक्सा पहले से ही इस चीज के बारे में जानता हो, और ये भी कि यो जुंगक्योक को इतनी बार रिग्रेस करना पड़ सकता है, जिसपे उसे भी लगता है कि क्या ये बात कहीं सच तो नहीं। कि फिर डोक्सा कहता है तुम्हें अभी भी नाइटमेयर्स आ रहे होंगे कि अगर तुमने दुनिया को बचा भी लिया तुम बचोगे नहीं, जिस पल भी ये दुनिया बच जाएगी वो दुनिया तुम्हारे पीछे आने लगेगी जिसे तुमने छोड़ दिया है। ऐसे नाइटमेयर्स जो आके तुम्हें परेशान करते हैं, तो इस टर्म में एक प्रॉपर जिंदगी जियो। शिन यू सिंह टूट गई थी इतने साल लगातार भटकने के बाद, और तुम्हारा अंत ऐसे उससे भी ज्यादा बुरा होगा। अपने आप से एक बार पूछ कर देखो कि तुम अपने शुरुआती तौर से कितने कर ज्यादा बदल चुके हो। इस टर्न को छोड़ने के बाद अगला राउंड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। घंटा ये टर्न जैसे तुम अबैंडन करने का सोच रहे थे, वो लोधी टर्न हो सकती है जैसे तुम इस दुनिया का अंत देख पाओ, वो भी एक इंसान के तौर पर, ताकि तुम कह पाओ कि तुमने दुनिया को बचाया है। अंदर ही अंदर डोक्सा सोच रहा था, सोच यो जुंगक्योक सोच, डोक्सा का क्या होगा अगर ये दुनिया उसने रिग्रेस कर दी तो? तभी नोटिफिकेशन आता है कि मेंटल स्टेट यो जुंगक्योक कैरेक्टर की थोड़ी सी रिस्टोर हो चुकी थी, और तभी उनके पीछे से गेट खुल जाता है और वो देखते हैं कि वो सारी की सारी उनकी ही टोली थी। और लीजिए चुपके से उनकी बातें सुनना चाहती थी, पर गोंग पिल्डू ने ऐसा नहीं करने दिया था, क्योंकि मर्दों की बातों को नहीं सुनना चाहता है। और डिमोलाइक जज पाए उन दोनों को छत पर देखकर आंखें चमक पड़ती है। पर जब यो जुंगक्योक बताता है कि वो सिनेरियो के लिए प्लान बना रहे थे, जो सुनने के बाद जज पाए थोड़ी निराश बैठती है। और फिर यो जुंगक्योक डोक्सा की तरफ देखता कहता है कि सिनेरियो का अंत हो जाएगा जब सबसे ताकतवर इनकार्नेशन मर जाएगा। और वो इसी चीज के बारे में थोड़ा सोच रहे थे, जिसपे लीजिए भी पूछती है कि यहाँ ये बात तो सोचने वाली थी कि आखिर यहाँ पर सबसे ताकतवर इनकार्नेशन होगा कौन? जिसपे यो जुंगक्योक प्राउडली कहता है क्या मतलब तुम्हारा होगा कौन? बेशक ये मैं हूँ। जिसपे साइड खड़ा डोक्सा भी कहता है कि हाँ बेशक उसे ऐसा लगेगा ही, क्योंकि यो जुंगक्योक जैसा प्राउडफुल बंदा किसी और को स्ट्रॉन्गेस्ट माने कैसे हो सकता है? जिसपे फिर तभी डोक्सा को लगता है कि कहीं उसके मरने की ये वजह भी बीच में तो नहीं थी कि अगर उसने खुद को मार दिया तो एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इनकार्नेशन, तो इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो इसलिए मरने का सोच रहा था? जिसपे यो जुंगक्योक कहता है कि सिनेरियो भी खत्म हो जाएगा अगर वो मर जाता है तो। जिसपे इरिटेट हुआ डोक्सा कहता है कि इसका रिप्रेसिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर था। उसे एकदम ही काफी कूल लगने लगा था कि यो जुंगक्योक ऐसे कूल डायलॉग्स मार पा रहा था। और वहाँ से नीचे आते डोक्सा कहता है कि वैसे उन्हें इतनी जल्दी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये पक्का थोड़ी न था कि यो जुंगक्योक सबसे ताकतवर था, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वो भी मौजूद था जो सुनते ही दांत मिलाते लीची हंसने लगती है और कहती है कि क्या डोक्सा सच में सीरियस था? जिसपे वो फिर सब्र रखता कहता है वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे सल्वेशन चर्च का लीडर भी यो जुंगक्योक से ताकतवर हो सकता था, क्योंकि यो जुंगक्योक का उसका केस लड़ना मुश्किल भी था। जिसपे वो भी हाँ कहता है कि उन दोनों की एबिलिटी आपस में काफी ऑपोजिट थी। कि मेंशिवन भी डोक्सा के पास आकर कहती है कि आखिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट इनकार्नेशन क्राइटेरिया होगा क्या? कॉम्बैट पावर, यहाँ पर आखिर कौन आखिर सबसे ज्यादा लड़कर जीता है? जिसपे डोक्सा कहता है कि इनके पास कुछ तो सिस्टम होगा जिससे ये ओवरऑल पावर रैंकिंग का पता लगाएंगे, जो कि बाद में चेंज भी हो सकता है। जिसपे फिर मेंशिवन कहती है कि उस धोखावी ने एक बात कही थी कि स्ट्रॉन्गेस्ट इनकार्नेशन को खुद पता चल जाएगा कि वो सबसे ताकतवर है, इसलिए सारी टोली पूछती है कि क्या यो जुंगक्योक को पहले से कुछ भी अलग लग रहा था जैसा धोखावी ने कहा था? जिसपे वो ना करता है। इसीलिए डोक्सा बताता है कि जैसा लगा था यहाँ पर भी चीजें भी कंफर्म नहीं है, पर इस चीज को उन्हें अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर कोई भी चाहता नहीं होगा कि यो जंगिक मारा जाए, और इसलिए वो फिलहाल में निर्वाणा को स्ट्रॉन्गेस्ट मानेंगे और उसे ही खत्म करेंगे। पर अगर फिर उन्हें पता लगता है कि असल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यो जंगिक है, तो तब क्या करना है वो तब का सोचेंगे। बट फिलहाल उन्हें जाकर उसे खत्म करना था। ये एक लड़ाई थी निर्वाणा के खिलाफ, और ये एपिसोड तो यही पर एंड होता है। पर गाइस अगले हफ्ते तक इसका अगला एपिसोड में डाल दूंगा पक्का। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है तो फटाफट इसे जाकर हाइप कर देना, और कमेंट्स में कॉन्स्टलेशन की तरह बता देना कि इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट क्या था। और साथ ही दबाकर कमेंट्स करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ही लेना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।